आप ऐसा बोल रहे हैं कि हम 1 साल पार्ट टाइम पढ़ाएंगे एंड बच्चों की 15, 20, 21 लाख की नौकरी लग रही है। अभी केवल चैट जीपीटी एक और लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दे रहा है कि अब आपको वो जो एक बड़ा अजीब सा दिखने वाला कोड होता है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है जैसे कि कॉलेज से फ्रेशर निकल के भी किसी को एज ए बैकएंड इंजीनियर 30 लाख का भी सैलरी मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है स्केलर के को फाउंडर अभिमन्यु सक्सेना। जानने की कोशिश करेंगे कि यार जब उनकी यूएस में इतनी बढ़िया जॉब थी, कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि यार इंडिया में आके स्टार्टअप करेंगे, कैसे उन्होंने आइडिया फाइनलाइज किया, कैसे आज स्केलर इतनी बड़ी कंपनी बनी, कैसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या दिक्कतें आती है स्टार्टअप में, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस कोडिंग से इतनी हाई पेइंग जॉब्स क्यों मिलती है, क्या आपको कोडिंग करना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेलकम अभिमन्यु ऑन स्टार्टअप ज्ञान। थैंक यू फॉर होस्टिंग मी ऑन स्टार्टअप ज्ञान टुडे। तो अभिमन्यु, जैसे कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे बोलते थे यार इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, मैकेनिकल ले लो, एवरग्रीन सब्जेक्ट है। आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स लो, मैकेनिकल लो, पेपर पल्प लो, नौकरी कोडिंग में ही है। आपको या कोडिंग कर लो या आईटी का जॉब कर लो। बात ये कि अभी तो हाइप भी है, डिमांड भी है, सब कोडिंग भी कर रहे हैं। बट क्या फ्यूचर में भी मतलब 5-10 साल में भी ऐसा होगा, डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी या रुक जाएगी या कम होगी? आपको क्या लगता है? राइट, देखिए अगर हम प्रोजेक्शंस की बात करें, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल ले लीजिए, एक आपके कोर्सेरा ने कुछ दिन पहले एक उनका जो रिपोर्ट पब्लिश किया था कि अगले डिकेड में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इनके जॉब्स कैसे होने वाले हैं। तो उनमें उनके प्रोजेक्शंस तो ये बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 5 से 10 गुना ज़्यादा जॉब बढ़ जाने वाले हैं। और अगर अपन इसमें ये समझने की कोशिश करें कि क्यों बढ़ेंगे, कैसे हम ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करें, लॉजिक क्या है कि भाई क्यों लगता है बढ़ जाएंगे। तो अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ आज की डेट में देखें तो सुबह उठने से रात के सोने तक हमारे 90% का मोबाइल से ही होते हैं। तो 10 साल पहले मोबाइल का पर्पज होता था केवल फोन पे बात करना। करेक्ट। कि आपका फोन आ जाएगा, आपको किसी को फोन लगाना है, आप मोबाइल से लगा लो। आज की डेट में अगर अपन देखते हैं तो हम सुबह जब बेड पे उठते हैं पहली चीज होती है कि हम फोन पे व्हाट्सएप चेक करते हैं कि भाई पूरा ऑफिस का काम, सब पूरा कम्युनिकेशन उसी पे है। मान लो आपको डॉक्टर के पास जाना है तो आप अपॉइंटमेंट मोबाइल ऐप से बुक कर लोगे। उसके बाद आपको दवाई खरीदनी है, वो भी आप मोबाइल से ऑर्डर कर दोगे। ओवरऑल मतलब हमारी पूरी लाइफ सॉफ्टवेयर से ही रन होने लग गई है। और ये चीज मुझे ये तो बिल्कुल नहीं दिखती ये कम होगा, ये केवल बढ़ेगा। और अगर ये चीज बढ़ रही है तो 2 टाइप की चीजें होंगी। एक तो हमें अधिक से अधिक लोग चाहिए होंगे जो इस टाइप के सिस्टम्स बना सकें और मेंटेन भी कर सकें। कई बार ऐसा लगता है कि इसको बनाना एक बार का काम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी सिस्टम बनेगा तो पहले तो बनेगा, उसके बाद 20-40 साल वो मेंटेन भी होगा और इम्प्रूव भी उसको करना होगा, क्योंकि नई नई रिक्वायरमेंट्स आएंगी, नए नए चेंजेस उसमें करने होंगे। और दूसरी चीज एक और जो इसका सेकंड ऑर्डर इफेक्ट होता है, जो होती है ना कि जो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है लेकिन उसके बाद ये होगा कि इन सब से क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है। पहले क्या होता था कि आप अगर मार्केट गए, आपने सब्जी खरीदी, कौन सी सब्जी खरीदी, जो भी आपको अच्छी लगी आपने खरीदी, आप घर आ गए, ये कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब जब आप ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हो तो हर एक्शन आपका डेटा में रिकॉर्ड होता जा रहा है। और जब ये जो डेटा सेव होता जा रहा है, इसके बेसिस पे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस डेवलप किया जा सकता है। तो डेटा साइंस के भी बड़े सारे नए जॉब्स आ जाते हैं कि अब जब हमारी दिन भर की एक्टिविटीज से इतना सारा हमारे बारे में इंफॉर्मेशन सब ऑनलाइन सिस्टम से रिकॉर्ड होती जा रही है, तो इस डेटा को एनालाइज करके जो इंटेलिजेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं उसके लिए भी लोगों की जरूरत है। तो इसके लिए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तो डिमांड इसीलिए एक्सपोनेंशियली बढ़ने ही वाली है, इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं दिखता। एक इंडस्ट्री की भी हम जो बात करते हैं कि एक इंडस्ट्री 4.0 बोला जाता है और एक इंडस्ट्री 5.0 बोला जाता है। उसमें क्या बोलते हैं कि अभी जैसे हमारी जो फैक्ट्रीज वगैरह भी हैं वो धीरे धीरे सारी ऑटोमेट होती जा रही है। ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई कार असेंबली लाइन भी है, आजकल की जो मॉडर्न असेंबली लाइन्स आप देखेंगे कार्स वगैरह की भी, ऑटोमोबाइल वगैरह की भी, उसमें 99% काम पूरा ऑटोमेट हो चुका है। लोग फैक्ट्री में जो होते भी हैं उनका काम मेजरली बस इतना होता है कि अगर कुछ स्नैग हो जाए, कुछ चीज गड़बड़ हो जाए तो बस उसको ठीक कर दो। बाकी तो काम सारे रोबोट्स करने लग गए हैं फैक्ट्रीज में भी। तो ये चीज भी बढ़ने वाली है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? लोगों को लगता है कि यार इससे तो सारे जॉब चले जाएंगे। एक्चुअली वैसा है नहीं, जॉब नहीं जाएंगे, नेचर ऑफ जॉब बदल जाएगा। नेचर ऑफ जॉब क्या बदलेगा कि अभी जो आदमी फैक्ट्री में मशीन ऑपरेट करता है उसको रिस्किल करना पड़ेगा, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस सीखना पड़ेगा और उसके बाद वो उन्हीं मशीन्स के सॉफ्टवेयर बनाने लग जाएगा। तो इसके चलते सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेटा साइंस, ये दोनों फील्ड ऐसे हैं कि जिसमें मतलब जॉब तो एक्सपोनेंशियली ही बढ़ने वाला है। अभी ऑलरेडी सारे जॉब वही हैं लेकिन इसमें और एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाले हैं। तो मतलब ये कंप्यूटर साइंस या कोडिंग ये सब एवरग्रीन रहने वाला है। सवाल ये कि आप जैसे कि ओपन एआई आ रहा है, चैट जीपीटी 3 आ रहा है, तो इससे क्या जो नंबर ऑफ कोडर्स की रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपके कंप्यूटर और एआई भी खुद करेगा, या ऐसा नहीं होगा? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सबके दिमाग में रहता है
कि यार मेरी नौकरी तो नहीं जाएगी, कि मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, ये चैट जीपीटी से तो काम नहीं हो जाएगा मेरा। अब इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो एक चैट जीपीटी जैसे जो टूल्स हैं, एक तरीके से हम देखें तो अगर हम कंप्यूटर साइंस की हिस्ट्री देखें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पिछले लेट्स से 40-50 साल में कैसे इवॉल्व हुए हैं, तो 40 साल पहले जो लोग बड़े पुराने कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री में रहे हैं उनको ये मालूम होगा। तो पहले क्या होता था कि आजकल तो कोड लिखना बड़ा आसान काम है कि हम अपने कंप्यूटर पे टाइप कर देते हैं, कोड लिख जाता है, चल जाता है। 30-40 साल पहले कैसा होता था, पंच कोड हुआ करते थे। तो आपको जो भी लॉजिक लिखना है, तो एक ऐसा आप मानिए कि जैसा वो कार्डबोर्ड का एक पीस होता था, उसमें आपको गोल गोल छेद बनाने होते थे अलग अलग साइज के। कोडिंग करने का तरीका यही था। और उनको ले जाके आप कंप्यूटर्स की साइज उस टाइम पे ऐसी होती थी कि जिस कमरे में हम बैठे इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। इससे भी बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे। आजकल तो अपने मोबाइल्स में जेब में कंप्यूटर आ गए हैं। बिल्कुल। और उसमें इनको घुसाना पड़ता था और फिर वो प्रोग्राम चलता था। उसके बाद चीज़ें थोड़ी इंप्रूव हुई तो एक असेंबली लैंग्वेज करके डेवलप हुई, तो जो एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। तो असेंबली लैंग्वेजेस में ऐसा है कि आप बस इंस्ट्रक्शंस लिख देंगे, ऑल्दो वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखना। तो फॉर एग्जांपल अगर आप पाइथन या जावा में कोड लिख रहे हो तो जितना लॉजिक आप 1 या 2 लाइन में लिख जाओगे, उसके लिए उसमें कम से कम 40-50 लाइन लिखनी पड़ती थी। फिर उसके ऊपर हमारी सी लैंग्वेज आ गई, C++ लैंग्वेज आ गई, तो और आसान हो गया। अभी आज डेट में अभी जैसे कि पाइथन, जो नए लोगों को कोडिंग सीखना होता है तो पाइथन इज कंसीडर्ड कि ये आसान भाषा है। तो ये सारे आप देखें तो कोड लिखना आसान होता जा रहा है। फिर हमारे पास अभी आज बहुत सारे नो कोड टूल्स हैं। जैसे पहले क्या होता था कि वेबसाइट बनानी है तो बहुत सारा HTML CSS का कोड लिखना पड़ेगा, अभी ड्रैग ड्रॉप से भी बन जाता है। चैट जीपीटी इज ऑल्सो वन लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। जैसे चैट जीपीटी में आप ये बोल सकते हैं कि आप इंग्लिश में लिखेंगे कि ऐसा कोड लिख दो कि जो ऐसा ऐसा कुछ काम कर दे, लेकिन वो खुद से ये गेस नहीं कर सकता कि काम क्या करना है। अभी केवल चैट जीपीटी एक और लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दे रहा है कि अब आपको वो जो एक बड़ा अजीब सा दिखने वाला कोड होता है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको डिस्क्राइब प्रिसाइजली कर दो कि क्या काम कराना है तो वो वैसा कोड लिख देगा। आप ऐसे देखो तो ये भी एक तरीके से प्रोग्रामिंग ही है। एक जैसे हम एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं लोग कि चैट जीपीटी में आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी। बेसिकली आपको चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा कि क्या काम करना है, क्या काम करना है, वो आपको बहुत स्पेसिफिकली बहुत स्ट्रक्चर ढंग से डिफाइन करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी जो अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, इंटरेस्टिंगली आप किसी भी जो लेट्स से किसी भी टॉप कंपनी में एकदम कटिंग एज काम करने वाले किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछोगे कि तुम कितने % ऑफ द टाइम कोड लिखते हो, उसका आंसर होगा 5% टाइम में कोड लिखता हूँ। 95% टाइम एक्चुअली जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो इसलिए जो काफी सारे लोग करियर एडवाइस के लिए पूछते हैं कि मैं ये लैंग्वेज सीख लूं कि वो लैंग्वेज सीख लूं, मतलब देखो लैंग्वेज सीखना तो एक टूल है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर असली में क्या होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्वर्स की डिमांड हम हमेशा रहने वाली है। बल्कि चैट जीपीटी जैसे जो सिस्टम्स हैं वो ज्यादा आसान कर देंगे, क्योंकि जैसे मतलब चैट जीपीटी जैसे सिस्टम एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड के लिए नेसेसरी है। अभी हम बात कर रहे थे कि प्रोबेबली 10 साल बाद हमें 10 गुने ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए। तो चैट जीपीटी जैसी चीज़ों से क्या होगा कि लोगों के लिए कोडर बनना और आसान हो जाएगा। जैसे वो जो मैं बात बता रहा था कि जब आपको पंच कार्ड मशीन में घुसाने पड़ते थे तब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना बहुत ही डिफिकल्ट था, तो बड़े गिने चुने लोग बन पाते थे। अभी आसान हो गया तो ज़्यादा लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हैं। चैट जीपीटी जैसे सिस्टम से और ज़्यादा लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाएंगे। ओके, तो मतलब तब भी चाहे चैट जीपीटी 3 आया, आपको थोड़ा कोडिंग वोडिंग सीखना ही पड़ेगा सो दैट आपको लॉजिक सीखना पड़ेगा। क्योंकि लॉजिक क्या है वो चैट जीपीटी नहीं बता सकता। आप चैट जीपीटी को लॉजिक बता दोगे तो उसका कोड जनरेट कर सकता है, लेकिन लॉजिक या जो इंटेलिजेंस है वो तो ह्यूमन ब्रेन को ही करनी पड़ेगी। एक सवाल रहता है कि आजकल मतलब इतने डिफरेंट टाइप की कोडिंग हो गई, फ्रंट एंड इंजीनियर, बैक एंड, अब डेटा साइंटिस्ट और भी AWS क्लाउड इंजीनियर। पर जब एक बच्चा करने आता है सब कोडिंग, उसका प्रायोरिटी होता है कि भाई इनकम सबसे ज़्यादा किस पे मिलेगी, अर्निंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किस में। तो आपके हिसाब से किस में होती है सबसे ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल, या फ्यूचर में किस में और बढ़ने वाली है? राइट। तो देखिए जो टेक्नोलॉजी का फील्ड है उसमें अर्निंग पोटेंशियल इससे नहीं होती है कि आप फ्रंट एंड इंजीनियर हो या बैक एंड इंजीनियर हो या लेट्स से एंड्रॉयड इंजीनियर हो। वो इससे होती है कि आप अपने जिस भी डोमेन में हो उसमें कितने अच्छे हो। तो आप जैसे कोई बोलेगा कि यार बैक एंड इंजीनियर को इतनी सैलरी मिल रही है, तो हो सकता है जैसे कि कॉलेज से फ्रेशर निकल के भी किसी को एज अ बैक एंड इंजीनियर 30 लाख का भी सैलरी मिल जाए, लेकिन 3 लाख का भी बैक एंड इंजीनियर का जॉब है। ओके। तो 3 लाख से 30 लाख की जो रेंज है, जो ऐसे देखे तो 10 गुनी के 10
10 टाइम्स की रेंज हो गई। वो इससे डिफाइन होती है कि आप अपने उस डोमेन में कितने एक्सपर्टाइज है आपकी। और एक्सपर्टाइज भी जो है कि जैसे अगर मैं एक लेट्स से एक इंजीनियर और एक जो हम टेक्नीशियन बोलते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो जनरली कि हम वो जैसा बाकी फील्ड में देखते हैं ना कि इंजीनियर्स आर मच हायर पेड, इंजीनियर्स को ज़्यादा सैलरी मिलती है, टेक्नीशियंस को कम सैलरी मिलती है। तो सॉफ्टवेयर फील्ड में भी एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड टेक्नीशियन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और इंजीनियर और टेक्नीशियन में फ़र्क क्या होता है? एक टेक्नीशियन क्या बोलेगा कि देखो सर मेरे को ये मशीन ऑपरेट करते आता है, इसको कैसे क्या करते हैं वो मुझे आता है, लेकिन कोई दूसरी अगर मशीन होगी तो मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने एज अ टेक्नीशियन उस मशीन को कैसे खोलना है, क्या करना है, मैंने सीखा नहीं है। इंजीनियर ऐसा नहीं बोलेगा आपको। इंजीनियर बोलेगा कि कोई बात नहीं, नई मशीन है तो आप दिखाइए, मैं समझूंगा, मैं देखूंगा कैसे काम करती है और उसको मैं उस हिसाब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके कुछ फिगर आउट कर लूंगा। इंडिया में जैसे जुगाड़ बोलते हैं कि इंजीनियर जुगाड़ू होते हैं। बिल्कुल। कोई भी नई चीज होगी कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके वो उसको चला लेंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन फिगर आउट कर लेंगे। तो सॉफ्टवेयर फील्ड में भी वही चीज है कि जिन लोगों का एटीट्यूड इंजीनियर वाला है कि बैक एंड हो, फ्रंट एंड हो, कुछ डेटा इंजीनियरिंग हो, मेरे फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, मेरे को ये मालूम है कि लेट्स से कंप्यूटर्स इंटरनली कैसे चलते हैं, लैंग्वेजेस, कोई भी नई लैंग्वेज सीखनी है तो मैं आसानी से सीख सकता हूँ, कोई भी नए टाइप का सिस्टम बनाना है तो मैं उसको सोच सकता हूँ। वो जनरली बहुत ज़्यादा सैलरी उनको मिलती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो टॉप कंपनीज हैं वो कभी ये नहीं पूछती कि आप जावा आती है या पाइथन आती है या C++ आती है, जावा स्क्रिप्ट आती है। वो बोलते हैं कोई भी लैंग्वेज चलेगी, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आप लैंग्वेज में किसी भी एक लैंग्वेज आपको आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है और आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तो कुछ भी नया काम मिलेगा आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो एक एडवाइस मेरी जनरली ये रहती है कि बहुत ज़्यादा एक टेक्नीशियन की तरह मत रहो कि मेरे को तो बस पेचकस यूज़ करते आता है। नहीं, वो शुरुआत में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कौन सी लैंग्वेज सीखे। उसी में ही बैठ के सारे यूट्यूब वीडियोस देखते थे कि यार सबसे ज्यादा किस में पैसे मिलेंगे, वो लैंग्वेज ही ढूंढते रह जाते हैं। नहीं तो कोई भी लैंग्वेज पकड़ लो, आप पाइथन सीख लो, जावा सीख लो, जावा स्क्रिप्ट सीख लो, कोई सी भी सीख लो, सारी लैंग्वेज अच्छी हैं। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है कि क्या आप अच्छे सिस्टम्स बना सकते हैं, उस पे कमांड होना इज लॉट मोर इम्पोर्टेंट। एंड आप ये क्या, जैसे कि अभी आप देखेंगे जो हमारे IT जॉब्स हैं उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है अभी भी वही 3 लाख 3.5 लाख है। Correct. दूसरी तरफ जो फ्रेशर्स हैं जो कि मे बी गूगल, फेसबुक ये टाइप्स का हायर करते हैं, या फिर जो अच्छे स्टार्टअप्स भी हायर करते हैं वो 20 लाख 25 लाख 30 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का फर्क है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों उसमें, मतलब उन बच्चों के स्किल्स में, या क्या डिफरेंस है कि एक को 30 लाख मिलता है तो दूसरे को 3 लाख मिलता है? नहीं देखिए, वो फंडामेंटल डिफरेंस उसी में है, स्किल्स में ही है डिफरेंस। जैसे हम जो बात कर रहे थे कि लेट्स से अगर इन्फोसिस और TCS है तो वो जिनको भी हायर करते हैं, ऐसे हम देखें तो ऐसे बोलने में लगता है कि यार वो तो 3 लाख देते हैं, बड़ा कम दे रहे हैं। लेकिन आप ऐसे देखें तो वो लोग जब 3 लाख पे किसी को हायर करके ले जाते हैं तो पहले 6 महीने तो उसको ट्रेनिंग देते हैं जी। तो एक तरीके से वो 6 महीने उसको पढ़ा भी रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं। हाँ, हाँ। अब जब उस एंगल से देखो तो वो कम नहीं दे रहे। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि वो तो भाई आपको अपना रहने की फैसिलिटी भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, दिन भर क्लासेस में पढ़ा भी रहे हैं, फिर भी और साथ में स्टाइपेंड भी दे रहे हैं। उसको सैलरी नहीं बोलना चाहिए, उसको स्टाइपेंड बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ पे जब हमारे स्टार्टअप्स या ये जो टॉप कंपनीज हैं वो जब हायर करती हैं तो वो ये नहीं सोच के हायर करती हैं कि तुम ज्वाइन करोगे और 6 महीना 12 महीना हम सिखाएंगे फिर काम करो। उनका आस्क ये होता है कि आप अगर जैसे कोई भी स्टार्टअप अगर हायर करती है तो उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आप जिस दिन ज्वाइन किए हो उसी दिन से आप प्रोडक्टिवली काम कर पाओगे। तो जो लोगों ने कॉलेज में ही, जो लोग एक बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो बेरली 0.1-0.5% ही बच्चे होते हैं जो कॉलेज में रहते हुए इतने स्किल्स डेवलप कर पाते हैं कि वो कॉलेज से निकल के जब जॉब ज्वाइन करेंगे तो तुरंत वो कुछ प्रोडक्टिव काम करके भी दे सकते हैं कि उनको कुछ काम दिया जाएगा कि ऐसा सिस्टम बनाना है और वो प्रोडक्शन क्वालिटी लेवल पे वैसा बना के दे देंगे। तो जिनमें वो लेवल का स्किल होता है उनको 20 लाख 30 लाख भी मिल जाता है, और जो 3-4 लाख में जाना पड़ता है उसका कोर रीज़न वही है कि उनके पास स्किल्स नहीं होते हैं। अभी कंपनी को उनको 1 साल तो पढ़ाना है, और होता क्या है कि जब तक वो लोग उतना पढ़ लेते हैं उसके बाद या तो वो बेटर कंपनीज में चले जाते हैं या उन कंपनीज में सैलरी बढ़ जाती है। ओके। तो इशू तो केवल स्किल का ही है। बट ये मैं सवाल पूछूंगा कि ऑफ कोर्स आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, आपके अंशुमन ने भी पढ़ाई करी, आपने ग्लोबल कंपनी स्टार्टअप्स में काम किया, US में आप बढ़िया से थे, तो वहाँ पे सब सही चल रहा था, तो इतना रिस्क लेके यहाँ इंडिया आने का क्यों सोचा? यहाँ पे तो सारे सपने देख रहे हैं कि हम कैसे बाहर जाएंगे, आपको जब सब मिल गया आप उल्टा आ रहे। तो ऑफ कोर्स आइडिया बहुत लोगों को आता है, तो उसमें इतना कन्विक्शन कि सब कुछ छोड़ के इंडिया में आके फिर से करना, वो कैसा है कि करते ही ये? देखिए, एक तो इसमें एक जो चीज़ है ना कि इंडिया में
अगर किसी को सिर्फ जॉब करना है तो मतलब पिछले 10 साल में इंडिया बहुत बदला है, 10-15 साल में इंडिया बहुत बदला है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग भी जब कॉलेज से निकले थे 12-15 साल पहले, तो उस टाइम पे ये बड़ा ऐसा हुआ करता था कि यार बस यूएस चले जाओ तो ही लाइफ सेट है, तो लाइफ सेट है भाई, अगला लाइफ सेट यही था कि यार यूएस चले जाओ। लेकिन आज की डेट में बड़ा बदल गया है। मतलब अपना पर्टिकुलरली इंडिया, मतलब ओवरऑल एशिया का भी जो ग्रोथ हुआ है पिछले 10-20 साल में, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड रहा है। पर्टिकुलरली जैसे कि किसी को अगर एक अपना बिजनेस बिल्ड करना है, तो बिजनेस बिल्ड करना इंडिया में एक्चुअली यूएस या यूरोप से ज़्यादा ईजी है। क्योंकि बड़े सारे फैक्टर्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग होते हैं। हमारे पास एक्सेस ऑफ मैन पावर इज़ मच मोर। जैसे अगर कोई स्टार्टअप खोल रहा है, अगर वो यूएस में खोलेगा तो जितनी सैलरी में उसका एक इंजीनियर हायर होगा, उतनी सैलरी में आप इंडिया में 5 टॉप इंजीनियर हायर कर सकते हो। अब 1.5 करोड़ वहाँ पे मेरे को एक इंजीनियर को हायर खर्च करने के लिए देना पड़ेगा, वो भी बड़ा नॉर्मल लेवल का इंजीनियर होगा। और इंडिया में तो ऐसे भी देखें तो हम आज भी 20-25 लाख रुपए की सैलरी में एक अच्छा इंजीनियर आराम से मिल जाता है। और 20 लाख की सैलरी में तो मतलब मेरे को 7 इंजीनियर मिल जाएंगे 1.5 करोड़ में। बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू डू लॉट मोर इज मच मोर इन इंडिया, नॉट ओनली फ्रॉम द लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट साइड। दूसरे साइड पे जैसे अगर मैं स्केलर की बात करूं, कई बार हम अपनी पॉपुलेशन को ऐसा देखते हैं कि अरे यार पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो बड़ी समस्या है देश की। दूसरी तरफ पॉपुलेशन एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हमारे यहाँ इतने सारे यूथ के लोग हैं कि अगर उनको आप अच्छे तरीके से ट्रेन कर दो, उनको आप स्किल कर दो, तो वो दुनिया बदल सकते हैं। वो भी अपॉर्चुनिटी इंडिया में ही है। अब अगर मैं मान लीजिए मैं जापान में जाके स्टार्टअप खोलूँ तो वहाँ पे तो यंग पॉपुलेशन है ही नहीं। बिल्कुल, वहाँ पे आपको ओल्ड एज वाले ज़्यादा है। दूसरी चीज़, इंडिया के जो यूथ का एक और जो पैटर्न मैंने देखा है कि अगर उनको एक क्लियर गोल सेट है और उनको क्लियर पाथ गाइडेंस मिल जाए तो मेहनत इंडिया के लोग कितनी भी कर सकते हैं। वो चाहे आप अब उसको चाहे रेट रेस बोल लो या जो भी बोल लो, लेकिन इंडिया के लोग अगर उनको एक सही गाइडेंस हो और एक गोल सेट हो तो दे कैन वर्क हार्ड फॉर इट। तो ये कल्चर भी इंडिया में ही यूनिक है। और अगर कोई बिजनेस बनाना है तो ये दोनों चीज़ें मैं कहूँगा वरदान है एक तरीके से, कि अगर आपके पास एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है जो बहुत मेहनत कर सकता है, तो बिजनेस बनाने के लिए तो आपको इससे अच्छा क्या मिल सकता है। बिल्कुल। तो हमारा प्राइमरी वही था कि यार ये सारे हम तो इंडिया के ही हैं और इंडिया पे इम्पैक्ट क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है। और हमारे लिए भी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई हमने इंडिया आके इंडिया पे कोई एहसान किया, हमारे लिए इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी थी जिसमें आगे हम ये बना सकते थे, इसलिए हम इंडिया आए। तो दैट इज व्हाट हाँ, मतलब कि यूएस में तब जॉब अपॉर्चुनिटी थी, आप गए, बट यहाँ पे अगर आपने देखा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो आप यहाँ पे आए। तो अभिमन्यु, मेरा सवाल तो सिंपल ये है कि हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, फिर कॉलेज भी जाते हैं, वहाँ भी 8 से 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। इन सारे चीज़ों में भी ठीक ठाक नौकरी नहीं मिल रही है। आप ऐसा बोल रहे हैं कि हम 1 साल पार्ट टाइम पढ़ाएंगे एंड बच्चों की 15, 20, 21 लाख की नौकरी लग रही है। तो ऐसा क्या पढ़ा रहे और ये स्केलर का आइडिया आया कहाँ से? ये आपने जो पहला पार्ट बोला वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अपनी पूरी लाइफ एक उसमें रैट रेस कहना चाहिए, उसमें निकल जाती है कि जब अपन स्कूल में होते हैं तब बताया जाता है कि 10वीं क्लास में अच्छे नंबर ले आओ तो लाइफ सेट हो जाएगी। फिर होता है कि भाई ये जो है कि कुछ IIT वाईआईटी की तैयारी कर लो, उसमें सेलेक्ट हो गए तो लाइफ सेट हो जाएगी। उसके बाद कॉलेज में जाने के बाद ये होता है कि 3-4 साल तो टाइम पास ही होता है मोस्टली। आखिरी सेमेस्टर में आखिरी सेमेस्टर में ये लगता है कि अभी कुछ करके बस नौकरी लग जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ। अब रियलिटी क्या है कि यार लाइफ सेट तब हो जाएगी जब आप कुछ ऐसा करो जिससे कुछ वर्ल्ड पे इम्पैक्ट आ रहा हो, कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वैल्यू हो, वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। वैल्यू क्रिएट आप करोगे तो फिर जब तक आप वैल्यू क्रिएट करते रहोगे तब तक आपकी लाइफ सेट रहेगी। करेक्ट। और अगर आपने किसी दिन बंद कर दिया वैल्यू क्रिएट करना तो फिर लाइफ सेट नहीं रहेगी, राइट। तो अभी जैसे अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम हम देखें तो चीज़ वही है कि भाई जब हम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, होता क्या है, मतलब ये बड़ा, मतलब मेरे ख्याल से हम भी जब स्कूल में हुआ करते थे तो एक पैटर्न होता है कि जिस दिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एग्जाम हो जाती है उस दिन हम उसकी किताबें बंद करके ऐसा रख देते हैं कि दोबारा तो इनको देखना भी नहीं है, छूना भी नहीं है। बिल्कुल, वो तो एग्जाम के बीच में आंसर लिखते लिखते ही डिलीट चल रहा होता है कि भाई ये हो गया, यहाँ उगल दिया, अब इसके आगे इसका कोई काम नहीं है। और इसी के चलते क्या होता है कि अपने यहाँ जो बड़ी प्रॉब्लम है ना कि अपने यहाँ डिग्री धारक तो बड़े बढ़ते जा रहे हैं, डिग्री धारक बहुत है अपने यहाँ, रिकॉर्ड बन रहे हैं, है ना। वही कि केवल अपन इंजीनियरिंग की भी बात करें तो 15-20 लाख लोग हर साल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ जब भी आप किसी भी स्टार्टअप के फाउंडर से बात करो, उसको बोलो कि यार इंजीनियर हायर हो रहे हैं तुम्हारे,
तो हर सर पकड़ के बैठे होते हैं कि यार मिल ही नहीं रहे ढंग के इंजीनियर, कोई मिल ही नहीं रहा यार, कोई अच्छा इंजीनियर दिला दो। तो बड़ी मतलब ऐसी विडंबना वाली चीज़ है कि एक तरफ हम 15-20 लाख इंजीनियर पैदा कर देते हैं हर साल, और दूसरी तरफ ये सारे आपके जो MNCs हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जितनी स्टार्टअप्स हैं अपनी, इनको 2-4 हज़ार इंजीनियर भी नहीं मिल पाते। बिल्कुल, है ना। तो हमने वही जब समझने की कोशिश की, तो जैसे मैं और अंशुमन जब पहले कंपनी खोलने के पहले जॉब में थे, तो हम खुद लोग इस चीज़ से बड़ा स्ट्रगल करते थे कि अपनी टीम के लिए हम 200, 300 लोगों के इंटरव्यूज़ ले लेंगे, कैंपसेस में जाएंगे, इंटरव्यूज़ ले लेंगे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जो हमें जो उससे काम कराना है वो करा सके। अब होता क्या है कि जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, इन्फोसिस है, विप्रो है, तो इनके पास तो लग्जरी है कि अब जैसे इन्फोसिस वालों ने मैसूर में एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है, तो इनका आप देखेंगे तो ये क्या करते हैं कि कॉलेज से हायर जिनको करते हैं उनको एक्चुअली सॉफ्टवेयर कुछ नहीं आता, वो केवल बेसिक इंटेलिजेंस, बेसिक IQ के बेसिस पे हायर कर लेते हैं, उनको मैसूर ले जाके 6 महीने अच्छे से ट्रेनिंग कराते हैं, एक और उस 6 महीने में, उस 6-9 महीने में वो उनको काम लायक बनाते हैं। अब बड़ी मतलब क्वेश्चनेबल बात है कि इन्फोसिस को 6 महीने अगर उनको कॉलेज के ग्रेजुएशन के बाद ट्रेन कराना पड़ रहा है टू मेक देम कैपेबल इनफ फॉर बेसिक जॉब, तो 4 साल कॉलेज में क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पे चीज़ जो थोड़ी जो ब्रोकन है, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, कि एक तो हमारे कॉलेजेस का करिकुलम एकदम आउटडेटेड हो गया है। हम लोग फर्स्ट ईयर, तो जैसे मैं कोई कंप्यूटर साइंस का भी ब्रांच में फर्स्ट ईयर ज्वाइन करता है, तो पहला साल तो वो लोहा पीटने में और मैकेनिकल वर्कशॉप में और ड्राइंग बनाने में, मैकेनिकल ड्राइंग में, इसमें उसमें निकाल देता है। उसके बाद जो कोर्सेज भी चालू होते हैं, तो जैसे अभी मैं रिसेंटली बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का पूरा करिकुलम पढ़ रहा था कि भाई क्या पढ़ाया जा रहा है, तो कई बड़े सारे कॉलेजेस में 2-2 सेमेस्टर तक तो अभी भी असेंबली लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। मतलब ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो 90-80 के बाद किसी ने उसमें कोड लिखा ही नहीं है, वो हिस्ट्री समझाने तो वो हाँ, कि अब वो जो भी फिलोसफिकल बैकग्राउंड उसके पीछे जो भी हो, लेकिन अब रियलिटी तो यही है कि आज अगर कोई ग्रेजुएट हो रहा है और आज की डेट में कंपनीज जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं, वो जब हायर करेंगी तो वो वही चीज़ देखेंगी कि आप वो कर सकते हो या नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अगर वो नहीं सिखाया गया है और आप हिस्ट्री, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर कंपैरिजन दूं या लेट्स से सिविल इंजीनियरिंग से कंपैरिजन दूं, अब अगर सिविल, जैसे इजिप्ट के जो पिरामिड बनाए गए हैं उनमें कुछ एक पर्टिकुलर की पत्थर के ब्लॉक जोड़ जोड़ के बनाए गए हैं, और आज की डेट में तो लोहा और कंक्रीट से सारे आपके फ्लाईओवर्स बनेंगे या बिल्डिंग्स बनेंगी। अब अगर सिविल इंजीनियर को केवल पत्थर काटना सिखाया जा रहा है, लेकिन आज की जो कंपनी है उसको कंक्रीट और आयरन से बनाना है, तो उसको जॉब नहीं मिल सकता। करेक्ट। तो कंप्यूटर साइंस में भी यही प्रॉब्लम काफ़ी प्रोमिनेंट है। अनलाइक हमारे ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग के डोमेन्स, कंप्यूटर साइंस में तो और ज़्यादा ये हो जाता है क्योंकि वो हर साल यहाँ चीज़ें बदल जाती हैं। हाँ। तो करिकुलम उतनी स्पीड से पेस अप नहीं रख पाया है। दूसरी चीज़ जो है कि कौन पढ़ा रहा है। अब जैसे कि जो पढ़ाने वाला है अगर उसने खुद कभी इंडस्ट्री में काम नहीं किया तो कितना भी इंटेलिजेंट, लेकिन हो सकता है वो बहुत अच्छा रिसर्चर हो, बहुत टॉप के रिसर्च पेपर पब्लिश करता हो, PhD बहुत अच्छी जगह से की हो, लेकिन अगर उस इंसान ने कभी खुद इंडस्ट्री में काम नहीं किया है तो उसके लिए स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के लिए रेडी कर पाना मुश्किल है। तो जो आपने बोला कि क्या स्कीम ऐसे की कि यार 8-9 महीने में ही लोग जॉब भी करते हैं और साथ में पढ़ के उनको बहुत अच्छे जॉब्स मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो उसका की इसी 2 चीज़ों में है कि एक तो हमने ये किया कि यार एक करिकुलम ऐसा बनाते हैं कि जो टॉप कंपनीज़ के CTOs हैं, टॉप कंपनीज़ के डायरेक्टर हैं, इंजीनियरिंग के सीनियर लीडर्स हैं, उनसे बात करके करिकुलम बनाया जाए कि अगर कोई मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट अगर आज ज्वाइन करता है तो माइक्रोसॉफ्ट उससे क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या चीज़ें उस आदमी को आनी चाहिए जिससे माइक्रोसॉफ्ट उसको हायर करेगी। तो पहला तो करिकुलम वैसे बनाया जाए, और दूसरी चीज़ ये कि करिकुलम वो बन गया तो उसकी टीचिंग भी उन्हीं लोगों से कराओ जो कि अभी इंडस्ट्री में प्रैक्टिशनर्स हैं। तो वो सिखाएंगे भी उस तरीके से कि बड़े प्रैक्टिकल अप्रोच से सिखाएंगे। बिल्कुल। कि कोई कंसेप्ट मैं कहानी की तरह नहीं सुना दूंगा, मैं पहले वो चीज़ समझाऊंगा, फिर मैं कुछ बनाने के लिए बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि ठीक है अब इस चीज़ पे कोड लिखो, कोड लिखने के बाद आपको समझ आएगा कि ठीक है अब मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फीडबैक मिलेगा। अगर कोई भी चीज़ में गलत करना होगा तो रियल टाइम में मुझे उसमें करेक्शन होगा। तो ओवरऑल देखिए, मैं वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि कोई एक मैजिक बुलेट है कि बस एक कुछ कर लेंगे और हो जाएगा। रियलिटी तो यही होती है कि जो आउटकम निकलता है वो तो निकलता है एक कंसिस्टेंसी से, हार्डवर्क से, और तीसरा कि सही डायरेक्शन में वो पूरा हार्डवर्क किया हो। तो हमने यही सारी चीज़ें मिलाने की कोशिश की हैं। और दूसरी चीज़ है कि आज की अपनी इंडस्ट्री, वही जो अपन पहले बात कर रहे थे कि कंपनीज को केवल स्किल से मतलब है, उनको आप क्या डिग्री है क्या कॉलेज है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने वो सारी चीज़ें सीख ली हैं तो फिर वो दे आर ऑलवेज हैप्पी टू हायर यू एट टॉप पैकेजेस। तो बस यही है मैजिक सॉस
और इस डिटेल में वो मैजिक लगता नहीं है, हाँ। लेकिन दिस इज व्हाट मेक्स इट वर्क। और जैसे कि स्टार्टअप्स बनाते तो बहुत लोग हैं, फिर फेल भी होते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। अब आप ऑलमोस्ट एक यूनिकॉर्न बनने की स्टेज में, तो क्या आप देखते हैं कि जो बड़े लेवल के स्टार्टअप्स हैं उनमें क्या ऐसी चीजें कॉमन होती हैं जिसकी वजह से वो इतने टाइम तक सस्टेन भी कर पाए प्लस ग्रो भी कर पाए? देखिए, एक तो किसी भी एंटरप्रेन्योर की जर्नी में सक्सेस और फेलियर तो लगे रहते हैं। कि कोई स्टार्टअप आपने बनाई और वो नहीं चली तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कोई स्टार्टअप आपकी नहीं भी चली तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ओवरऑल हाउएवर जो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि एक गलती जो कई बार होती है कि विच इज़ फॉलिंग इन लव विद द सॉल्यूशन। वो होता है ना कि आपने जो चीज़ बनाई है, आपने कुछ एक, मान लीजिए कुछ एक प्रोडक्ट, कुछ एक टूल, कुछ एक टेक्नोलॉजी कुछ बनाई और आप उसी चीज़ को लेके ऑब्सेस हो गए। और एज अ क्रिएटर, एज अ इनोवेटर वो बहुत आसान होता है, क्योंकि आपने जो कुछ चीज़ बनाई आपको तो बड़ी अच्छी लगती है तो आप उसी से चिपक जाते हो। उसकी जगह आप अगर प्रॉब्लम से ऑब्सेस हो कि कौन सी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, वो तो आपका इंप्रूव होता जाएगा। हर 3 महीने में आपको कुछ ना कुछ नया नॉलेज डेवलप होगा, आपको कुछ नए इंसाइट मिलेंगे, कुछ नया लेट्स से आपके कस्टमर से, आपके यूजर से बात करके आपको कुछ नई चीज़ समझ आएगी। तो उसके बेसिस पे इवॉल्व करते रहना, लेकिन फोकसिंग ऑन सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, आप जैसे मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल स्टार्टअप्स या जितनी भी बड़ी कंपनीज भी बनी है उनका सबका अगर आप देखें तो ये सारे लोग एक ही प्रॉब्लम पे बहुत लंबे टाइम तक रहे हैं। गूगल का एग्जांपल अपन ले लें, 1998, 97, 98 के आसपास शुरू हुए थे, अभी तो कितने 25-30 साल होने को आ गए। वो लोग 25 साल पहले सर्च पर ही काम करना चालू किए थे, आज भी वो सर्च पे ही काम कर रहे हैं। वो कैसे करते हैं वो तो उनका हर साल बदला है। जो लोग जैसे गूगल के बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी को देखते हैं वो जानते हैं कि हर साल उनके सर्च एल्गोरिथम्स बदले हैं। अमेजोन का एग्जांपल हम ले लें, 96 में शुरू हुए थे, वो भी 25-30 साल से उसी बिजनेस पे चल रहे हैं। मतलब ऐसा 25-30 साल तो ऐसा होता है कि एक जनरेशन खत्म हो गई। बिल्कुल राइट, ये तो जनरेशनल कंपनीज बन गई हैं। एप्पल का एग्जांपल आप ले लीजिए, 40-50 साल पहले स्टीव जॉब्स ने वही कि एक मुझे अच्छा कंप्यूटर बनाना है, वो काम शुरू किया था। आज भी वो एक अच्छा कंप्यूटर ही बना रहे हैं। ठीक है, ये एप्पल वॉच और मोबाइल ये सब है, लेकिन कंप्यूटर्स ही हैं, फॉर्म फैक्टर बदल रहा है। बट अभी भी वो उसी को लेके ऑब्सेस्ड है कि हम एक अच्छा कंप्यूटर कैसे बनाएं। हम स्केलर का भी एग्जांपल लें, ऑल्दो मतलब अभी तो सक्सेस में हमें और 10-20 साल लगेंगे टू गेट टू दैट लेवल, लेकिन हमारा भी एक ऑब्सेशन क्या रहा कि यार टेक्निकल एजुकेशन को फिक्स करना है। वो कैसे करना है, पहले इंटरव्यू बना के फिक्स कर रहे थे, फिर स्केलर बना के फिक्स कर रहे हैं। फ्यूचर में और नई चीजें हम बनाते जाएंगे जैसे जैसे और इनसाइट्स बिल्ड होंगे। तो obsessing for a problem for long enough and not changing your problem statement too frequently, that is very important। जो हम पहले अभी बात कर ही रहे थे कि जो लोग इवेंचुअली भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि आज Web3 का हाइप चल रहा है तो मैं Web3 में कुछ बनाना शुरू कर दिया, कल चैट जीपीटी का हाइप आ गया तो मैं चैट जीपीटी पे कुछ बनाना शुरू कर दिया, फिर 6 महीने बाद और किसी चीज का हाइप आ जाएगा तो उस पर कुछ बनाना शुरू कर दिया। तो अभी क्या ना कि आप सॉल्यूशंस पे खेल रहे हो, आप प्रॉब्लम तो आपने कोई यूनिक प्रॉब्लम तो पकड़ी नहीं है। तो दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस वर्सेस नॉट। और जैसे कि आपने बोला कि आप पहले भी ये करते थे, फिर स्केलर शुरू किया, बट आपने स्केलर लॉन्च भी किया, बहुत सारे कंपटीशन तो ऑलरेडी था, जो कोडिंग क्लासेस ऑनलाइन पढ़ाते हो, ऑफलाइन पढ़ाते हुए, तो बहुत सारे जो फाउंडर्स का ये होता है कि यार हम जिस फील्ड में एंट्री मारना चाहते हैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, वहां पे अपना कॉम्पिटिटिव एज यूएसपी वो कैसे बिल्ड करें, तो वो कैसे बिल्ड किया जा सकता है? देखिए, कॉम्पिटिटिव एज आपकी जो स्टेबल आएगी किसी भी बिजनेस में, वो हमेशा इसी से आएगी कि आप जो आपका एंड यूजर है, जैसे हमारे केस में जो स्टूडेंट्स या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हमारे पास पढ़ने आते हैं वो हमारे लिए एंड कस्टमर हुए। तो जो फॉर एग्जांपल अमेजॉन, मतलब दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज रही हैं, जो भी सक्सेसफुल कंपनीज रही हैं, उनका एक बेस मंत्र होता है कि यार बी ऑब्सेस्ड फॉर कस्टमर, कि आपका जो कस्टमर है, जो इंडिया में भी हमारे देश में भी एक पुराना बड़ा बोलते हैं ना कि भाई ग्राहक देवता होता है, ग्राहक ही भगवान है, तो ग्राहक ही भगवान है। उस चीज पे पूरा फोकस, और अगर ग्राहक भगवान है तो जो भी आपका कस्टमर है उसके लिए आप क्या वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हो। अगर आप बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स से सब्सटेंशियली बेटर वैल्यू आप अपने कस्टमर के लिए अगर आप क्रिएट करोगे तो आपकी कॉम्पिटिटिव एज रहेगी। जैसे अमेजॉन का ही एग्जांपल हम ले लेंगे, अमेजॉन में भी वो इंटरनली बोलते हैं कि बी ऑब्सेस्ड फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हिंदी में अपन उसको यही बोलेंगे कि भाई आपका जो ग्राहक है उसकी खुशी के लिए जो भी करना है वो आपको करना पड़ेगा। तो हमारे केस में भी जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, जो हमें पैसा दे रहे हैं,
उनके लिए उनका एक करियर में ट्रांसफॉर्मेशन, गेटिंग एक सब्सटेंशियली बेटर एक नौकरी मिल पाना, वो उनके लिए आउटकम है। एजुकेशन इंडस्ट्री में भी अभी क्या रहा है कि हम क्यों अच्छा अभी भी इसमें कर पा रहे हैं, जबकि एजुकेशन इंडस्ट्री तो बड़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। क्योंकि चाहे आप हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या कोई भी कॉलेजेस ले लीजिए, कोई भी लोगों के एम्प्लॉयमेंट पे के लिए ऑब्सेस्ड नहीं है। कोई भी मतलब उनका ये होता है कि यार आपने ज्वाइन कर लिया है, आप तो 3-4 साल बाद डिग्री मिल जाएगी और दैट इज वेयर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड्स। कोई इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है कि लोग क्या इंडस्ट्री के लिए रेडी हैं, क्या उनको जॉब मिल रही है, कितने की जॉब मिल रही है, कितने लोग आपके कॉलेज के बेरोजगार रह गए हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो हमने उसी चीज़ को अपना फोकस बनाया कि भाई लोगों के लिए जो नौकरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे देश के लिए एम्प्लॉयबिलिटी इज अ मेजर कंसर्न। तो पूरा फोकस उस पर रखें और केवल लोगों के एम्प्लॉयमेंट आउटकम को लेके ऑब्सेशन रखें। तो वो ऑनेस्टी टुवर्ड्स द आउटकम, कीपिंग आवरसेल्फ अकाउंटेबल फॉर कि कस्टमर हमारे पास जिस चीज़ के लिए आया है वो उसको डिलीवर होता रहे। आई थिंक वो बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कोई भी कंपनी जो उस चीज़ को पे फोकस रखती है तो फिर आपका कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट हो जाता है। ओके। और जैसे कि अब देखेंगे बहुत सारे इवन यूथ को भी अपने स्टार्टअप करना है या वो अपने स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, बट अगले 5-10 ईयर्स में आपको क्या लगता है कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जिसमें स्टार्टअप अगर करोगे तो सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे? देखिए सेगमेंट में मतलब जो स्टार्टअप बनाने के लिए जो पहली चीज़ हम पहले भी बात कर रहे थे कि कोई स्टार्टअप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल सिर्फ तभी होगी जब वो कुछ फंडामेंटल वैल्यू क्रिएट कर रही हो, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हो। जनरली एक अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ कई बार कि यंग एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी ज़्यादा कि अभी हॉट क्या चल रहा है, हाँ, कि अभी ट्रैक्शन किसके बारे में बड़ा बज हो रखा है, उसी पे भागने लग जाते हैं। उससे थोड़ा बच के रहना ज़रूरी है कि कितना भी, जैसे मान लीजिए कि कभी 2-4 साल पहले बड़ा AI/ML का बहुत चल रहा था, तो AI/ML पे सब स्टार्टअप बना रहे थे। फिर Web3 का आ गया, हाँ, तो Web3 पे सब स्टार्टअप बनाने लग गए। और उसमें भी मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जब AI/ML का ट्रैक्शन चल रहा था तो साल भर उन्होंने AI/ML की स्टार्टअप बना ली, फिर थोड़ा वो ठंडा पड़ गया तो उसको छोड़ दिया, उसी को Web3 में कन्वर्ट कर दिया। कुछ ने बोला कि भाई मैं तो Web3 में AI का स्टार्टअप बना रहा हूँ। तो लेकिन ऑन द अदर हैंड AI/ML में भी जो लोग जो लेट्स से 2014-15 से भी जो लोग AI/ML में भी ऐसे लगे हुए थे कि नहीं यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एक फंडामेंटल वैल्यू क्रिएट हो रही है और मैं उसी पे लगा रहूँगा और वो वैल्यू क्रिएट करूँगा। अब जैसे OpenAI का भी एग्जांपल हम ले लें, ChatGPT अभी पिछले 6 महीने से बहुत न्यूज़ में आ गया है, लेकिन OpenAI 6 महीने पुरानी कंपनी नहीं है, वो 5-6 साल पुरानी कंपनी है। वो लोग उसी चीज़ पे लगे रहे, उन्होंने ये नहीं किया कि AI/ML कूल है और फिर अब Web3 कूल हो गया तो उसको छोड़ छाड़ के Web3 में घुस गए। आज भी ChatGPT आज भी AI/ML पे पिछले 6-7 साल से काम किए जा रहा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि अब इसमें भी टोकन आ गया, कि इसमें भी Web3 आ गया, राइट। तो आइडेंटिफाइंग की वैल्यू कहाँ क्रिएट हो रही है और उस पर कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म पे लगे रहना वो बहुत ज़रूरी है। केवल हाइप के बेसिस पे हर 6 महीने में अगर आप शिफ्ट होते रहोगे तो आप वैल्यू कहीं नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो जैसे Web3 में भी वैल्यू होगी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि Web3 में वैल्यू नहीं है, लेकिन अब अगर आपको दिखता है कि Web3 में कोर वैल्यू है तो फिर 5-10 साल उसी पे लगे रहो। अभी ये नहीं होना चाहिए कि अभी Web3 का हाइप कम हो गया है तो अब उसको छोड़ के अगला कुछ पकड़ना कि अब ChatGPT कूल हो गया तो ChatGPT पे आ गए, तो उससे बचना जरूरी है। वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कि आपने बोला कि आप पहले इंटरव्यू बिट चलाते थे एंड वो बूटस्ट्रैप भी था, प्रॉफिटेबल भी था, फिर आपने स्केलर में फंडिंग रेज करी, अब आई थिंक जैसे 700 मिलियन प्लस वैल्यूएशन है, तो क्या मतलब कैसे डिसाइड किया कि मतलब बूटस्ट्रैप के क्या प्रोज हैं और फंडिंग के क्या प्रोज हैं, और कैसे डिसाइड किया कि यार पहली कंपनी को बूटस्ट्रैप चलाना है बट दूसरे को फंडिंग रेज करनी, क्योंकि बहुत लोगों का ये होता है कि यार जब फंडिंग मिलेगी तभी स्टार्टअप हमारा बन पाएगा, बट आपने बोथ किया तो फिर कैसे बताएंगे? नहीं देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये देखता हूँ किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कि अगर आप बिजनेस ऐसे सोच रहे हो कि फंडिंग मिलेगी तभी बनेगा तो वो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि बिजनेस के लिए खुद में वैल्यू क्रिएट करना, कोई भी बिजनेस अच्छा तभी है जब वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट कर रहा हो। अगर वो क्रिएट नहीं हो रही तो यू शुड गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड आपको सोचना चाहिए कि मैं क्या चेंज करूं ताकि इसमें खुद में वैल्यू क्रिएट। तो फंडिंग इज मोर ऑफ ओनली अ सपोर्ट, और फंडिंग उठाना भी केवल कब सेंसिबल होता है जब आपको एक क्लियर कुछ ऐसा दिख रहा हो, मैं ये चीज तभी कर सकता हूं जब
इसके लिए पहले एक इन्वेस्टमेंट हो। जैसे हम लेट्स से ट्रेडिशनल बिजनेसेस का एग्जांपल लें, तो मान लीजिए किसी के पास एक बहुत अच्छी कार का डिजाइन है, उसको मालूम है कि यार ऐसी कैसा कार का इंजन बनाया जाएगा तो माइलेज भी बहुत ज्यादा होगा, परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अब वो एक कार तो बना के घर में बना के तो कार बना नहीं सकता, उसके लिए उसको एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए तो अच्छा खासा पैसा भी लगेगा, उसके लिए फंडिंग उठाना इज टोटली ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा सोचो कि केवल बस फंडिंग उठा उठा के ही कंपनी चलती रहेगी। वो 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, लेकिन हमने हमेशा केस देखे ही हैं। तो फंडिंग उठाने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि कंपनी सक्सेसफुल हो गई। बहुत सारी कंपनीज रही हैं जिन्होंने मतलब हजारों करोड़ों फंडिंग उठा ली, उसके बाद भी बंद हो गई। बिल्कुल राइट। तो बूटस्ट्रैप्ड इज ग्रेट बिजनेस टू बिल्ड इफ अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसके लिए जैसा वो कार का प्लांट जैसा लगाना इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। फॉर्चुनेटली अपने इंटरनेट की एज में बहुत सारे बिजनेस ऐसे बन सकते हैं, और हमारे सामने जैसे फॉर एग्जांपल आपके जोहो हैं, जीरोधा हैं, तो इन सब ने बहुत बड़े बड़े बिजनेस बनाए विदाउट एनी फंडिंग बनाए। और क्यों बना पाए? क्योंकि ये इंटरनेट बिजनेसेस हैं। क्योंकि एक अच्छा सॉफ्टवेयर या एक अच्छा कुछ ऑनलाइन सर्विस बनाने के लिए मेरे को तो बस एक लैपटॉप चाहिए और दिमाग में सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो हम बात कर रहे थे, अगर आपको वो आता है, एक लैपटॉप है, तो आप बना सकते। हमारे केस की अगर मैं बात करूं तो जैसे इंटरव्यू बिट में भी हमारा सेम केस था कि इंटरव्यू बिट में हमें क्या करना था, हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना था, उसमें अच्छा कंटेंट बनाना था, जिसके लिए हमें कोई फंडिंग की जरूरत नहीं थी। हमने वो बना के लॉन्च कर दिया, कोई मार्केटिंग का खर्चे किया भी नहीं। अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो यूजर तो वर्ड ऑफ माउथ से ही आ जाते हैं, तो केवल वर्ड ऑफ माउथ से ही इंटरव्यू बिट पे हमारे 40-50 लाख यूजर्स हो गए, हमें कोई फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ी। फिर जब हमको ये समझ आया कि यार कोर्स में लोगों का मतलब वही कि इंटरव्यू बिट प्लेटफॉर्म अच्छा है, 40-50 लाख अकाउंट बन रहे हैं, लेकिन वो लोग कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो हमने सोचा कि यार कोर्स कंप्लीट कराने के लिए क्या करा सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं कि लोग पूरा का पूरा अच्छे से लास्ट तक खत्म करें। तो हमारे था कि यार चलो देखो, अगर हम लाइव क्लासेस कराएं, लोगों को 1-on-1 मेंटरशिप दें, लोगों को लेट्स से कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस टाइम पे उनको एक सपोर्ट का कुछ सिस्टम हो, ये सब करेंगे तो लोग कंप्लीट कर ले जाएंगे कोर्स, फिर बीच में ऐसा फ्रस्ट्रेशन होके गिव अप नहीं करेंगे। अब लेकिन अगर कोई लाइव क्लास ले रहा है या 1-on-1 मेंटरशिप दे रहा है तो उसके लिए जो भी ले रहा है उसको तो पे करना पड़ेगा, तो उसके साथ एक अच्छी खासी कॉस्ट एसोसिएटेड होगी। तो हमने सबसे पहले जब अप्रैल 2019 में जब कोर्स लॉन्च किया था, तो हमने एक ISA मॉडल होता है, इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट मॉडल। उसमें क्या होता है कि आप लोगों को बोलते हो कि आप एडमिशन अभी ले लो, अभी आप कोई फीस मत दो, आप केवल हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन करोगे कि साल भर बाद अगर आपको एक जॉब मिल गई अच्छी सैलरी पे करने वाली, तब आपको कोर्स की फीस पे करनी होगी। तो सबसे पहले हमने इसको उस मॉडल में लॉन्च किया था। हमें क्या लगा था कि यार देखो, अपने देश में जो लोग कॉलेज में हैं, फाइनल ईयर में हैं या लेट्स से अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो अगर एक कोर्स होगा जिसमें लेट्स से अपफ्रंट फीस ज़्यादा है तो शायद वो ज्वाइन ही ना कर पाए, तो इसलिए हमने ISA मॉडल में लॉन्च किया था। ISA मॉडल में क्या एक दूसरा एक चैलेंज क्या है लेकिन, कि अब जैसे जो भी लोग आपके यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, अभी तो आपने उनसे कुछ भी पैसा नहीं लिया है, अभी उनको साल भर आपको पढ़ाना है। हर बच्चे को पढ़ाने पे मान लो आपका 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है, क्योंकि उसको हर कोई एक बड़ा सीनियर बंदा इंडस्ट्री का पढ़ा रहा है, उसकी कॉस्ट अच्छी खासी होगी। मेंटर उसका कोई है जो सीनियर बंदा इंडस्ट्री का, उसकी कॉस्ट अच्छी खासी होगी। तो साल भर में जैसे मान लो आपने 100 बच्चे भी लिए पहले बैच में, अभी साल भर लेट से आप उनको पढ़ाने पे 1 लाख रुपए खर्च करने वाले हो, तो 1 करोड़ रुपए का तो खर्चा यही हो गया। अब उनको जॉब लगेगी तब वो आपको पैसा देंगे, वो भी इवन इफ सबकी जॉब लग जाए, हाँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप, वो साल भर बाद देंगे और स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो अब इस केस में आपको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको पहले ये 1-2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी ये सक्सेसफुली आगे चल पाएगा, राइट। तो इस पॉइंट में हमें लगा कि यार देखो, अगर ये करना है जो कि हमें लगता है कि ये चीज़ तो बड़ी बेनिफिशियल होगी अगर ये एक बार चल जाए, तो इसके लिए फिर हमने कहा कि यार इसके लिए फिर हम इन्वेस्टमेंट उठा सकते हैं। अब ये भी इन्वेस्टर्स का भी कैसा होता है कि वो क्लियरली ये देखते हैं कि जिस भी चीज़ में हम पैसा लगा रहे हैं, क्या एक क्लियर पाथ दिख रहा है कि 4-5 साल 10 साल बाद दिस कैन बिकम अ बिग बिजनेस। अगर उनको वो क्लियर बात दिखेगा तो इन्वेस्टर्स का तो इनपुट वही है कि यार अगर हम 10 करोड़ इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो क्या 10 साल बाद ये हमें 100 करोड़ का या 1000 करोड़ का रिटर्न दे सकता है। तो अगर इन्वेस्टर्स को दिखता है तो इन्वेस्ट करते हैं। तो जब हमने स्केलर अप्रैल 2019 में लॉन्च किया था, तब हमने पहली बार इन्वेस्टमेंट उठाया था, क्योंकि तब हमें ये दिखा था कि यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो एक बड़ी हाई वैल्यू की चीज क्रिएट हो सकती है। एंड अगेन अभी आप देखेंगे कि जो एडटेक वाला सेक्टर है
उसमें कंपनी ने बहुत सारी फंडिंग तो उठाई, बट अब आप देखेंगे कि बहुत सिग्निफिकेंट लॉसेस भी हो रहे हैं एंड इसलिए प्रेशर आ रहा है। बट आप फ्यूचर ऑफ ये एडटेक इंडस्ट्री क्या देखते हैं? क्या इसमें और स्टार्टअप्स आ सकते हैं? किस टाइप के स्टार्टअप्स बिल्ड हो सकते हैं? क्योंकि अगेन एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज करना स्पेशली हमारे देश में तो काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं देखिए, एडटेक एज अ कैटेगरी तो ग्रो ही करेगा, और उसको भी मैं ऐसे देखूं कि जो फंडिंग हो गई या कोई नई नई बहुत सारी स्टार्टअप्स आ गई, ये सब तो टेम्पररी फिनोमेना है कि कभी मार्केट हाई चल रहा होगा तो लोगों को बहुत फंडिंग मिल जाएगी, मार्केट डाउन होगा तो लोगों को फंडिंग मिलना बंद हो जाएगी। लेकिन एजुकेशन को एज अ फील्ड अगर हम देखें, एडटेक भूल जाइए, टेक्नोलॉजी पार्ट उसका भूल जाइए, हमारे देश में तो पर्टिकुलरली एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। जो हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि 5-7 साल में पूरे वर्ल्ड की लगभग आधी यूथ पॉपुलेशन हमारी कंट्री में होगी। अब ये जो पूरी यूथ पॉपुलेशन है, अगर इसको अच्छी एजुकेशन मिल गई है, अगर ये लोग स्किल्ड हैं कि ये लोग इंडस्ट्री में कुछ कर सकते हैं वैल्यूएबल, तो हमारा देश सुपर पावर बन जाएगा। कि भाई मतलब अगर आपके पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जो बड़ा स्किल्ड है, नेचुरली हमारा देश फिर तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं हुआ, अगर मान लीजिए आपके पास मतलब करोड़ों लोग हैं, 100, 200, 500 करोड़ लोग हैं जो कि स्किल्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो ये उतना ही खतरनाक भी होगा। क्योंकि अगर इतना सारा यूथ जिसके पास एनर्जी है लेकिन उसके पास काम नहीं है और काम करते आता भी नहीं है, तो फिर ये तो बड़ा मतलब अराजकता वाला जो माहौल, अनार्की वाला माहौल होता है, वो भी क्रिएट हो सकता है। तो एजुकेशन का इम्प्रूव होना वो तो हमारे देश के लिए नेसेसिटी है। और जो हर फील्ड में हम देखते हैं, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे आपका मतलब ट्रांसपोर्ट हो, सब में टेक्नोलॉजी से ही जो है जो बड़ा शिफ्ट आता है वो टेक्नोलॉजी से ही आता है। तो एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वो तो होना नेसेसिटी है। नॉट ओनली कि मतलब वो फंडिंग वंडिंग कैसी क्या मिले, ये तो गवर्नमेंट्स के लिए नेसेसिटी है। तो एडटेक फील्ड तो बढ़ेगी है ना। अब जो अभी हम टेम्पररी अभी चीज़ें देखते हैं कि मान लीजिए 2020, 2021 में, 2022 में भी पहले हाफ में बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट उठाया, तो वो तो एक जो बोलते हैं कि प्रकृति का जो नियम होता है कि जब चीज़ें बहुत बढ़िया होते हैं तो लोग थोड़े मोटे हो जाते हैं, इनएफिशिएंट हो जाते हैं। फिर जब थोड़ा मार्केट टाइट होता है तो लोग वो फैट लूज होता है। बिल्कुल। तो ये सारा वो मोटा होना, फिर फैट लूज होकर लीन होना और एफिशिएंट होना, फिर इनएफिशिएंट आना, दिस इज साइक्लिकल थिंग। तो 2020-21 वगैरह में क्या हुआ कि मार्केट में बहुत फंडिंग अवेलेबल थी, कंपनी उतनी एफिशिएंट है या नहीं है, सबको बहुत फंडिंग मिल रही थी। अभी जब थोड़ा मार्केट स्लो डाउन हुआ है तो सारी कंपनीज को एफिशिएंसी पे शिफ्ट होना पड़ रहा है। इस साइकिल में क्या होगा कि कुछ कंपनीज खुद को एफिशिएंट बना लेंगी और फिर लॉन्ग टर्म में भी ग्रो करती जाएंगी। कुछ कंपनीज हो सकता है ना कर पाए, तो वो फिर वो जो एक कंसोलिडेशन बोलते हैं कि वो कुछ कंपनीज हो सकता है बंद हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी, जैसा भी होगा। लेकिन एडटेक एज अ कैटेगरी तो जो हम देख ही रहे हैं कि हमारे देश के लिए एजुकेशन तो नेसेसिटी है, तो एडटेक एज अ कैटेगरी तो रहने ही वाला है और ग्रो ही करने वाला है। एंड बूटस्ट्रैप्ड या फंडिंग, कौन सा आप प्रेफर करते हैं? अब दोनों तो आपने कर ही लिए हैं। सी मतलब अगर इफ एवरीथिंग वाज इन माय पावर, कि अगर जैसे मेरे पास खुद का बहुत सारा कैपिटल होता तो ऑफ कोर्स बूटस्ट्रैप्ड इज ऑलवेज मच बेटर, क्योंकि आपके पास फ्रीडम बहुत ज़्यादा होती है, आपके पास कोई भी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट नहीं होते, और फंडामेंटली योर बिजनेस विल बी सो मच स्ट्रॉन्ग, राइट। हाउएवर फंडिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद फंडिंग। अगर आपके पास कुछ ऐसा पाथ दिख रहा है, जैसे कि अगर मैं ऐसा एग्जांपल आपको बोलूं कि लेट्स से आप 100 रुपये वर्थ की कंपनी बना सकते हो जो पूरी आपकी होगी, या फिर आप 10 लाख वर्थ की कंपनी बना सकते हो जिसका लेट्स से 50% आपके पास होगा, तो 10 लाख वर्थ का 50% इज मच मोर देन 100% ऑफ 100 रुपये। बट वो 50% तो रहता नहीं है ना फाउंडर के पास जब तक वो 10 लाख तक पहुंचता है। नहीं देखिए, वो तो ऐसी चीज है कि वो 10% तक पहुंच जाता है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट उठाने में भी चीज वही है कि आप कैसे उठा रहे हो। जैसे हमने तो फंडिंग उठाई है, लेकिन तो भी आज हम 50% से बहुत ज्यादा ओन आज भी करते हैं। अच्छा, फाउंडर्स और जो टीम के मेंबर्स हैं अभी भी वो काफी ज्यादा ओन करते हैं। तो एक जो चीज इन्वेस्टमेंट उठाने में भी जो मुझे लगती है कि फाउंडर्स की सफिशिएंट ओनरशिप होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना अगर फाउंडर्स का ही स्किन इन द गेम नहीं रह जाएगा, अगर फाउंडर 1-2% ओन करता है तो वो तो एम्प्लॉय की तरह काम करेगा। तो इवन एज अ इन्वेस्टर मैं तो पर्सनली कभी ये नहीं किसी फाउंडर में ऐसा इन्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो 1-2% ओनरशिप है, क्योंकि जो फाउंडर उसको चला रहा है उसके पास एक्चुअल फाउंडर जैसी ओनरशिप होनी चाहिए, तभी वो उसको पूरे कमिटमेंट की तरफ से लेके पुश करेगा। तो वो वाला सेटअप कि 1-2% रह गया है, वो तो इन्वेस्टर्स के लिए भी बुरा है, फाउंडर्स के लिए भी बुरा है।
तो इन्वेस्टमेंट अगर आप उठा भी रहे हैं तो यू शुड मतलब इतना ज़्यादा डाइल्यूट नहीं कर लेना चाहिए कि बस आपके पास कुछ रह ही नहीं गया। और 2-3 स्किल्स जो कि एक एंटरप्रेन्योर को आना चाहिए अगर वो अपना, ऐसा कोई बंदा जो अपना स्टार्टअप करना चाहता है, 2-3 इंपॉर्टेंट स्किल्स। देखिए, हार्ड स्किल्स होते हैं और सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। हार्ड स्किल्स तो मैं देखता हूँ कि जो भी इंसान हार्ड वर्किंग है और खुद की गैप्स आइडेंटिफाई कर लेता है वो बिल्ड कर ही लेगा। हार्ड स्किल बिल्ड करना उतना कोई डिफिकल्ट काम है नहीं। अगर आप एक सही गाइड कोई पकड़ लो, उसके लिए हार्ड वर्क करना चालू कर दो, सही रिसोर्सेज पकड़ लो, सीख जाओगे। एज एन एंटरप्रेन्योर लेकिन सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपका हाउ इज़ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग्स। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आप कोई बिजनेस चला रहे होगे तो उतार चढ़ाव तो आते ही रहने हैं। हर एंटरप्रेन्योर, जो लेट्स से आप स्टीव जॉब्स को ले लो या जेफ बेजोस को ले लो, उनकी लाइफ में भी हर साल 4 बार चीज़ें होती हैं कि अरे यार ये तो बड़ा बुरा हो गया, या फिर होगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो ये सब तो लगा ही रहने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये सब ऊपर नीचे से आप डिमोटिवेट नहीं होते हो। एक थिक स्किन होना कि बेसिकली कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहेगा। कई लोग आपकी कैपेबिलिटीज़ पे भी डाउट कर सकते हैं, लेकिन आप इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है टीम बिल्डिंग, कि क्या आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि कोई भी कंपनी तभी सक्सेसफुल होगी जब आपकी टीम बहुत स्मार्ट लोगों की, बड़े कमिटेड लोगों की टीम हो। तो क्या आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करा के अपनी टीम ज्वाइन करा सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरी चीज़ होती है कि एज अ फाउंडर यू हैव टू बी वेरी जेनरस एंड गिविंग, क्योंकि वही चीज़ है कि अच्छे लोग आपके साथ तभी टिकेंगे जब आप उनको खुश रख सकते हो, जब आप जेनरस हो, आप भी उनको वैल्यू दो, आप उनको उतनी वैल्यू देते हो। नहीं तो अदरवाइज जो स्मार्ट लोग हैं उनके पास तो हजारों ऑप्शंस होंगे, वो आपके पास क्यों रुकेंगे अगर आप उनको वैल्यू नहीं देते हो। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे लगती हैं कि एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ फाउंडर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू अभिमन्यु कि आपने टाइम स्पेंड किया, अपनी स्टोरी बताई, स्केलर की स्टोरी बताई, प्लस लर्निंग्स एंड इनसाइट्स भी शेयर करिए, जिससे होपफुली हमारी ऑडियंस को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप सब कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, और अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। ऐसी और जबरदस्त एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यूज हम लाते रहेंगे।